Hello students, today I am here to discuss one of the topic of our macroeconomics class 12, that is national income and related aggregate. In this unit we just calculate the income of the country, whether it is domestic income or national income. It may be calculated on factor cost, it may be calculated on market price, it may be national level or it may be domestic level. So for that we have three methods: income method, value added method and expenditure method. And as we had discussed in our last classes that there in the economy, every economic activity have three phases. That is, first is production phase, second is this income phase, and the third one is एक्सपेंडिचर फेज. जो पहला आपका फेज़ होता है, उस पहले फेज़ में जब गुड्स बनते हैं तो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. और सेकंड फेज़ में जब वो प्रोडक्शन होता है तो उतना ही जितना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके ऑनर जो है हाउस हैं, हाउस को वो इनकम चली जाती है. तो जितने का प्रोडक्शन हुआ उतना ही हमारी इनकम मानी जाती है, जो कि हाउस की इनकम मानी जाती है, क्योंकि ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होते हैं. अब हाउस क्या करेंगे? हाउस को खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे. अब एक्सपेंडिचर करेंगे किस चीज़ पर? जितने का प्रोडक्शन हुआ. तो सपोज 500 हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने दिया उसको प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऑनर को 500 रुपये इनकम हुई इनकम मेथड में, और एक्सपेंडिचर भी उतने का ही होगा, 500 का. इस तरह से जो तीनों फार्मूले का आंसर सम हमेशा सेम आता है और इकोनॉमी बैलेंस्ड रहती है. कभी भी अगर इसमें इम्बैलेंस आया है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इनकम ज़्यादा हुई है तो कहाँ से हुई है, जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी बराबर इनकम क्यों नहीं हुई, किसी ने ज़्यादा खर्च कर दिया तो क्यों कर दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा खर्च किया है तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा होनी चाहिए थी, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन केवल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मार्केट या ब्लैक आपका मनी कहलाता है. तो इस तरह से हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं देश में कि कहीं पर कोई करप्शन तो नहीं है या ब्लैक मनी तो नहीं है. तीनों मैथड्स का आंसर सेम आना चाहिए. तो हम जो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड मैथड की. वैल्यू एडेड मैथड में जब कोई चीज़ प्रोडक्शन होती है, सपोज कि हम कहें कि ब्रेड से पकोड़ा बनेगा, या हम कहें कि कॉटन से शर्ट, कॉटन से थ्रेड बनेगा, थ्रेड से क्लोथ बनेगा, क्लोथ से शर्ट बनेगा, तो हर पॉइंट पर वैल्यू एडिशन हो रहा है. तो वैल्यू एडिशन मेथड में हम निकालते हैं कितनी ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. तो कैसे निकालेंगे? जितने का प्रोडक्शन हुआ, सपोज हमारा प्रोडक्शन हुआ 10,000 रुपये का, और उस 10,000 रुपये में से हमारा 2,000 रुपये का खर्चा आ गया, जो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है, तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा 8,000 रुपये. तो ये डायरेक्ट हो जाता है. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता, हमें कहते हैं कि देखो इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और इस प्राइस में हुई, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू प्राइस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, और उसके लिए हमें स्टॉक को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें वो भी नहीं दिया होता, तो हमें देखना है सेल कितनी हुई है. जितनी सेल हुई है प्लस जितना स्टॉक है, दोनों को प्लस कर दोगे तो हमें पता लग जाएगा कितना हमारा उसमें प्रोडक्शन हुआ है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का पता लग जाएगा. उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं. अब होता यह है कभी कभी हमें सेल्स भी नहीं पता होती. सेल्स के पार्ट दिए हुए हैं कि सेल्स देश के बाहर इतनी हुई, देश के अंदर इतनी हुई, डोमेस्टिक सेल्स इतनी हुई, एक्सपोर्ट इतना हुआ, तो उन दोनों को प्लस कर लें, उसके साथ आप स्टॉक को प्लस कर दें जो बचा हुआ है और उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दें. कभी कभी क्या होता है कि हमें सेल्स नहीं दी हुई है, हमें बताया गया इतना बिका, यानी क्वांटिटी सोल्ड दिया गया होता है, तो हम क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ द क्वांटिटी कर ले तो हमें सेल्स निकल जाएगी, और उसके बाद हम उसमें जो बचा हुआ है स्टॉक को प्लस कर दें, और उसमें से फिर हम टोटल में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दें, तो हमारे पास GVAMP आ जाता है. ये सिंपल एक मेथड होता है. इसमें हम आगे GVA निकलने के बाद अगर हमें NVA निकालना है तो G से यानी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं. ये GVA जो है एक तरह से GDP MP होता है. तो GDP MP निकल गया, डोमेस्टिक से निकला है, नेशनल पे जाना है तो नीफा प्लस कर देते हैं. MP है, और अगर आप पूछा गया कि FC पर जाना है तो FC पर जाने के लिए आप NIT को माइनस कर सकते हैं, वो आपका कॉमन है. सेकंड वाले में हम देखते हैं कि हमारे पास इनकम मेथड है. प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद इनकम हुई. इनकम किस चीज़ की हुई? इनकम हमारे चार फैक्टर हैं, लेबर है और लैंड,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब हम काम करते हैं, काम करने के बदले जो हमें मिलता है उसको कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कई तरीके से मिल सकता है। वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो सकता है, पेंशन मिल सकती है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हाउस रेंट मिल सकता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो सकती है आपको, या ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है। ऐसा बहुत सारी चीज़, बोनस मिल सकता है आपको, गिफ्ट मिल सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको लेबर के बदले मिलती है। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो इसको लेना है, ये नहीं हो तो इसके जितने पार्ट्स हैं आप इनको ढूंढिए क्वेश्चन में और उनको आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों को इकट्ठा हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लैंड के बदले हमें रेंट या रॉयल्टी मिलती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट मिलता है। तो आपको ये दिया हुआ है तो आप ये लीजिए और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जिसमें खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड किया हुआ है, जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, इनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम हो तो तीनों को आप प्लस कर लीजिए और ये आपका निकल जाता है NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। नहीं तो फिर इनके पार्ट्स देखिए, रेंट एंड रॉयल्टी एज इट इज मिलेगा, इंटरेस्ट एज इट इज मिलेगा, प्रॉफिट कभी कभी डायरेक्टली मिल जाता है, नहीं मिलता है तो उसके पार्ट देखिए आप, कॉर्पोरेट टैक्स होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। और अगर कॉर्पोरेट टैक्स मिल गया, ये नहीं मिल रहा है तो फिर इसके पार्ट देखिए आप, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड, इनको प्लस कीजिए और ये कर लीजिए, आपके पास NDPFC आ जाएगा। इसके बाद अगर नेशनल इनकम निकालना है तो आप डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नीफा प्लस कर सकते हैं, आपको FC से MP जाना है तो NIT माइनस कर सकते, NIT प्लस कर सकते हैं, इस तरह से आप। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं खर्च कौन करता है देश में? हम लोग, हाउस होल्ड्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा हमारा बाहर एक्सपोर्ट भी होता है, तो टोटल मिलाकर हमारा बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहले ढूंढेंगे PFCE। PFC का मतलब हो जाता है हाउस होल्ड कंजप्शन। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स ओनली, केवल कंज्यूमर गुड्स की बात की जाती है, लोगों ने एक साल में कितना खर्च किया कंज्यूमर गुड्स पर, वो आपका PFCE हो जाता है। GFC, सरकार ने भी कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करती है, उन्होंने टोटल जितना खर्चा किया वो आपका GFCE आ जाता है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, जो हमने बाहर एक्सपोर्ट किया यानी कि नेट एक्सपोर्ट निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको आप ऐड कर लीजिए। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं है, नेट इंपोर्ट है तो उसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको अगर ये आया है तो इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। और ये आता कैसे? ये आता है जब इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस किया गया है। उसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को प्लस कीजिए। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं यहाँ पर ग्रोथ, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और चेंज इन स्टॉक ये इन्वेंट्री स्टॉक है, इसको सारे को आप प्लस कर दीजिए तो आपका GDP MP आ जाता है। अब कभी कभी इसकी जगह G की जगह यहाँ पर G ना देकर N भी दिया जाता है। अगर N दिया गया है तो यहाँ पर NDPFC आ जाता है। कभी कभी ये दोनों अलग अलग नहीं देंगे, इकट्ठा दे देते हैं। इकट्ठे अगर इसको हम दे रहे हैं तो ये NDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक को हम प्लस करेंगे तो NDCF आ जाएगा, यानी कि ये वाला F हट जाएगा इसमें। और अगर ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो के ये है हमारा GDFCF और स्टॉक प्लस करना है इसमें, तो ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो GDCF हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ग्रॉस आया है तो यहाँ ग्रॉस आएगा तो यहाँ G आएगा, और अगर यहाँ पर N आया हुआ है तो यहाँ पर L आएगा। और अगर यहाँ पर हमारा सपोज ये दिया हुआ है तब तो हम इसको नहीं लेंगे, और ये अगर ये दिया हुआ है तो इन दोनों पार्ट्स को नहीं लेंगे, बिकॉज इन दोनों को प्लस करके ये आ जाता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। NDPFC आपका निकल गया, या फिर आपका GDP निकला, दोनों निकल सकता है इस मेथड से। इसके बाद जहां आपको जाना है, आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नीफा को प्लस कर लीजिए, MP से FC को जाना है तो NIT माइनस कर लीजिए।
इस तरह से ये आपके तीनों मेथड्स हैं, जो कि इसमें एक न्यूमेरिकल आता ही आता है 4 नंबर से 3 नंबर का। साथ ही साथ इसके प्रिकॉशंस भी आपको पढ़ने हैं, जो कि हम आगे अपनी दूसरी वीडियोज़ में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन सब में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।